चलिए बच्चे, इसके आगे के सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं जी। इसके आगे मैंने आपको सूत्र लिखवाए होंगे ये वाले दो, उसमें केवल एक ही था मध्य ये वाला, लेकिन फिर बाद में ये दोबारा दोनों लिखवाए थे, तो मैं दोनों को एक साथ में यहाँ पे यहीं समझा देता हूँ, आपको तो अच्छा लगेगा। समझिए ज़रा कैसे। ए और बी कोई दो बिंदु हैं, सी ए और बी का मध्य बिंदु है, बीचों बीच है, तब ओ इन तीनों बिंदुओं का स्थिति सदिश है, अपनी तरफ से माना गया बिंदु है, इन सबको हमने दिशा दे दी। यदि इस तरह के कोई दो बिंदु दिए हों, उनका मध्य बिंदु भी दिया हो, और आपसे इस मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कोई ज्ञात करने के लिए कहे, जैसे कि ओ सी ज्ञात करने के लिए कहे, तो फिर कैसे निकालेंगे इस सी ओ सी को। इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास ये, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए ये वाला प्लस ओ बी यानी कि ये वाला और बटे 2। ये किस केस में है? जब सी ए बी के मध्य बिंदु हो, यानी कि बीच में हो, जैसे कि दिखा रखा सी जब मध्य बिंदु है तब ये फॉर्मूला काम करता है। अगर इन केस सी बीच में ना हो तब कैसे होगा भाई, इसे समझिए। अब ए और बी कोई दो बिंदु हैं, सी इस बार बीच में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। सपोज दैट सी यहाँ है और यहाँ से इधर की दूरी मैंने m मान ली और इधर की दूरी मैंने n मान ली, वो कुछ भी वो आपको देगा, ठीक। मैंने मान ली कि ये दूरी m है और ये दूरी n है, तब फिर ये बिंदु c ज्ञात कीजिए। ये o इनका स्थिति सदिश है, तब ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, इस वाली दूरी की गुणा तो इस वेक्टर में होगी और इस दूरी की गुणा इस वेक्टर में होगी जी। जैसे सपोज दैट n गुणा ओ ए ये वाला देखिए, m गुणा ओ बी देखिए, और बटे इन दोनों दूरियों का योगफल, ठीक। ये तब है जब c बीच में ना हो। वैसे आप चाहें तो केवल इस सूत्र को याद कर लीजिए, केवल जो बीच में नहीं है, और मध्य वाला अपने आप हो जाएगा आपका। कैसे समझाता हूँ जरा। इसी सूत्र में अगर हम ये कह दें कि c बीच में है, अब अगर c बीच में है तो ये दोनों दूरियां हैं ये बिल्कुल बराबर होंगी, या तो mm होंगी या nn होंगी या aa होंगी, कुछ भी होंगी, बराबर ही होंगी। और अगर ये बराबर ही हैं तो इस सूत्र में यहाँ पे अगर आप रख दें बराबर करके, जैसे मान लीजिए मैं इसको भी m कर देता हूँ और ये तो m है ही, और ये भी m कर दिया मैंने, तो m ऊपर से कॉमन लेंगे और नीचे कितना हो गया ये 2m, m जो है ऊपर से जो कॉमन लेंगे m वो इसे m से काट देंगे, तो क्या बचेगा ओ ए प्लस ओ बी बटे 2, जो कि ऊपर आपको यही सूत्र दिखाया हुआ है। तो खाली इसको याद करने से आपका मध्य बिंदु वाला अपने आप हो जाता है। आपको समझ में आ गए होंगे ये वाले। मैं इससे आगे बढ़ता हूं इसके लिए भैया। इसके बाद आपको समझाएगा ई में गया, फिर मैं ई के फॉर्मूलों की बात करता हूं। डी के केवल वही फॉर्मूले थे जो मैं आपको समझा चुका हूं। सपोज दैट समझिए, यदि एक वेक्टर ए कोई इस प्रकार का है एक्स आई वाई जे और जेड के, तो इसके बारे में वो दो तीन बातें आपसे पूछता है। सबसे पहले एक वेक्टर आपको दे दिया गया, और वेक्टर देने के बाद में उसने आपसे कहा कि इस वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए, इस वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक, तो मापांक का ये सिंबल है, दो डंडे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मुझे इस वेक्टर का मापांक निकालना है, इसलिए मैंने इस वेक्टर के दोनों तरफ डंडे खींच दिए। इसका मतलब मैं इस वेक्टर का मापांक निकाल रहा हूँ। मापांक को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल के रूप में बात करें तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर खाली इसके ऊपर से आप ये वेक्टर हटा दें और खाली ए लिख दें, तो ये भी मापांक का ही प्रतीक है। अगर किसी वेक्टर ये ए है और मैंने ऐसे लिख रखा तो इसका मतलब ये मापांक है वेक्टर ए का। क्या सूत्र है वेक्टर के मापांक निकालने का जी? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, तीनों गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो कौन आ जाएगा जी? आपका ये मापांक जो है आ जाएगा बेटा, ठीक। दूसरा, इसी तरह का एक वेक्टर देकर मैं आपसे कहूँ इसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, या इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, या एकक सदिश ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। एकक सदिश इकाई सदिश का जो सिंबल है वो है ये कैप। जैसा कि मैंने आई जे के नाम बताए थे आपको, उन्हें इकाई सदिश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर भी कैप लगा हुआ है। तो अगर वेक्टर ए के ऊपर कैप लगा दिया तो ये वेक्टर ए जो है क्या बन गया? इकाई सदिश बन गया या एकक सदिश बन गया। तो किसी